के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। इस खास मुलाकात कार्यक्रम की श्रृंखला में हम किसी न किसी एक ऐसे मेहमान को लेकर आते हैं रोज, जो वास्तव में शासन सत्ता में अहमियत रखता है, जनप्रतिनिधि है या समाज में अपने काम की बदौलत एक विशिष्ट स्थान बनाता है। ऐसे लोगों से इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे। आज हमारी इस खास मुलाकात के खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री मेंकेश्वर शरण सिंह। मेंकेश्वर शरण सिंह तिलोई से विधायक हैं, 5वीं बार रायबरेली का तिलोई विधानसभा क्षेत्र, और वहाँ से 5वीं बार विधायक हैं। आपका परिवार बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है। आपके पिता मोहन सिंह जी भी 3 बार विधायक रहे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। 1 बार जनसंघ और 2 बार कांग्रेस से। एक ऐसे राजनीतिक परिवार की विरासत आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार के न्यूज़ को समय देने के लिए मंत्री जी आपका। धन्यवाद। मंत्री जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कुल मिलाकर जो आपके पास विभाग है वो इस समय काफ़ी चर्चा में रहता है, क्योंकि आपके मंत्री जी जो कैबिनेट मंत्री हैं यानी डिप्टी सीएम है, काफ़ी दौरे में रहते हैं और चीज़ें करते रहते हैं। तो आपके जो मेडिकल कॉलेजों की स्थिति इस समय क्या है? क्योंकि बीच बीच में विपक्ष के लोग इस बात को कहते हैं कि भाई मेडिकल कॉलेज चाहे 20 खोल दीजिए, लेकिन आप 2 कमरों में चला रहे हैं, कहीं 3 कमरों में चला रहे हैं। अभी कानपुर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना 200 करोड़ की लागत से, उसमें अभी सिर्फ ओपीडी शुरू हो पाई। इस तरह के भी आरोप लगते हैं, कही जाती हैं। तो मेरा पहला ही सवाल होगा, एक तो चिकित्सा शिक्षा के भी आप राज्य मंत्री हैं और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के भी राज्य मंत्री हैं, तो दोनों विभागों से हमारे सवाल होंगे। लेकिन पहला सवाल चिकित्सा शिक्षा को लेकर कि मेडिकल कॉलेजों का जाल, जैसा कि योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि हर जिले में, तो उसके लिए आपका विभाग इस तरह की चीज़ें ना आए और चीज़ें सुचारू रूप से चलें, इसके लिए आपका विभाग क्या प्रयत्न, क्या यत्न कर रहा है और आपके स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मंत्री जी देखिए, 2 चीज़। एक तो जो मेडिकल कॉलेजेस की आपने बात की कि 2 या 3 कमरे में चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये असत्य है। अभी जो 65 जनपद हैं वहाँ पे कुछ जगहों पे निर्माणाधीन है और कुछ जगहों पे चल रहा है, वो सब पूरा बिल्डिंग वगैरह बन गई है, लेकिन कुछ जगहों पे अभी निर्माणाधीन, जैसे 14 तो अभी निर्माणाधीन है। अब दूसरा एक आपने जो बात कही सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कानपुर का, ये भी अभी निर्माणाधीन है पूरी, तो अभी ये विभाग को हस्तांतरित ही नहीं हुआ है, काम उसके फाइनल स्टेजेस पे है। मुझे लगता है 2 से 3 महीने के अंदर उसमें काम पूरा हो जाएगा, फिर वो विभाग को हस्तांतरित होगा। अभी ना तो वहाँ पे कोई नियुक्तियाँ हुई हैं, ना ही अभी वो चालू स्थित हुआ है। जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है ये बना है, जो वहाँ का बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है हैवेट, उसी के परिसर में बना हुआ है। हाँ, तो उससे लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि जब एक अस्पताल, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है वो कानपुर के अंदर, तो वहाँ पहले से ही चल रहा है, तो इसलिए वो लगता होगा कि हाँ ओपीडी चल रहा है। लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज मंत्री जी नहीं बन रहा है, वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहुत अच्छी पहल है। मैं उसकी निंदा आलोचना नहीं कर रहा हूँ। वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ ओपीडी अभी शुरू कर दी गई है, नियुक्तियाँ नहीं हैं, तमाम चीज़ें नहीं हैं, वो आप ठीक कर रहे हैं। ओपीडी अभी शुरू कर दी गई, तो मुझे लगता है कि अगर पूरी ताकत के साथ में एक साथ शुरू किया था तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, सही है ये भी। अब असल में ये भी था कि मशीनें जो लग गई हैं उनका यूटिलाइजेशन शुरू हो जाए, तो जो लोग मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं वही लोग वहाँ पर अभी उसको देख रेख कर रहे हैं। मंत्री जी, कोई आंकड़ा दे पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के जो 75 जनपद हैं, क्योंकि आपकी सरकार ये कहती है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज, तो कितने में जो अच्छे तरीके से चल रहे हैं, कितने में निर्माणाधीन हैं, कितने में थोड़ा आधी अधूरी शक्ति से चल रहे हैं, और कितने में अभी आपको शुरू करने हैं? अभी 16 जनपद ऐसे हैं जहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है जी। और इन 16 में पीपीपी मॉडल पे करने की व्यवस्था, ये निर्णय लिया गया है।
जी जिनमें से 2 जनपद पे लगभग फाइनल हो चुका है और बाकी जनपदों में अभी कार्य चल रहा है। और ऐसे बाकी जितने लगभग मेरे ख्याल से 65 जनपद हैं। जैसे अभी हमारा खुद का जो जिला है, एक चीज़ तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, रायबरेली जनपद नहीं, अमेठी जनपद है। अमेठी में, हाँ मैं करेक्ट कर लेता हूँ, मैं करेक्ट कर लेता हूँ। वो इम्प्रेशन रायबरेली का मेरे दिमाग में था, मैं उसको करेक्ट करता हूँ कि आप अमेठी जिले की तिलोई विधानसभा से विधायक हैं। पहले रायबरेली जी। तो अमेठी में अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है और बाकी 13 जनपदों में काम शुरू है। अब वो हम लोग का इरादा ये है कि 2024 तक ये जो 14 जनपद हैं, ये 14 जनपदों में 2024 से पहला बैच शुरू हो जाए और बाकी जनपदों में पढ़ाई जो है मेडिकल कॉलेज चल रहा है। ठीक बात है। मतलब 16 + 14, 16 में अभी कोई कार्य नहीं हो रहा है, 14 में निर्माण शुरू हो गया है और बाकी में शिक्षण कार्य चल रहा है। ठीक बात है। तो अभी पूरी सख्ती से इन जिन मेडिकल कॉलेजों की आपने चर्चा की, पूरी सख्ती के साथ में वहाँ चीज़ें चल रही हैं, यही कहना है आपका? हाँ नहीं, हम ये नहीं कहेंगे पूरी शक्ति के साथ। जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं वो तो पूरी शक्ति के साथ चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे क्योंकि जैसे लगभग 103 या 4 तरह की फैकल्टी होती है जी एक मेडिकल कॉलेज में। अब कहीं पे हो सकता है 50 फैकल्टी शुरू हो गई हो, कहीं पे 40 हो गई हो, क्योंकि शनै शनै धीमे धीमे उन पे सब पे एक सतत प्रक्रिया है। आप किसी मेडिकल कॉलेज में एक साथ 104 या 105 फैकल्टी नहीं चला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग को जो डॉक्टर्स की चाहिए, जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे कोशिश, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस चीज़ की कभी कोशिश ही नहीं की गई जी। कम से कम पिछले 5 वर्षों में ये कोशिश की गई और धीमे धीमे सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और ये एक सतत प्रक्रिया है, ये कभी अंतहीन प्रक्रिया है। क्योंकि आज हम अगर ये मान के चलें कि 104 फैकल्टी हमारी हो जाएंगी, इसके बाद नए नए विषय आते जाएंगे, तो नए नए विषय बढ़ते रहेंगे, तो ये एक सतत, ये तो हमेशा कभी ख़त्म ना होने वाली है। अब जैसे आप कोविड को ले लीजिए, कोविड एक ऐसी बीमारी आ गई, नई बीमारी आ गई कि इसके ऊपर तरह तरह के इस समय शोध चल रहे हैं, तो ये सब तो स्वास्थ्य में तो ये सब चलता रहेगा। नहीं, आपका एक कहना कि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया, क्या चिकित्सा शिक्षा विभाग में कोई काम नहीं किया मेडिकल कॉलेज का, जबकि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि भाई उनकी सरकार जो 12 से 17 तक रही, वो उसने बहुत काम किया। और वो बार बार इस बात को कहते हैं कि भैया जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर आपने एक शुरू किया मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, वो भी लोहिया अस्पताल के 2 कमरों में चलता है। इस बात को बार बार वो कोट करते हैं और वो कहते हैं कि भाई जो काम मैंने कर दिया, जितना मेरी सरकार ने कर दिया, ये लोग तो केवल नाम बदल रहे हैं या वो विभागों जो मेरे किए काम पर टैग लगा रहे हैं। देखिए, एक तो आप ये पहले बता दूं, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अभी वो उस प्रेशर में चल रहा है, बिल्डिंग अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की पूरी उसका निर्माणाधीन है, काम उसमें चल रहा है जी। और ये पूरी की पूरी जब वहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, आज की तारीख में लगभग 1-2 इधर-उधर हो सकता है, 55 के करीब मेडिकल कॉलेज उससे एफिलिएट हो गए हैं। अच्छा। और एक जैसे किसी यूनिवर्सिटी से कुछ कॉलेजेस एफिलिएट होते हैं, तो अब उत्तर प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेज उससे एफिलिएट हो जाएंगे। एग्ज़ाम कराना, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, एंट्रेंस एग्ज़ाम कराना, ये सारा काम जो है वो विश्वविद्यालय करेगा, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय करेगा। और सारे मेडिकल कॉलेज जो हैं वो उससे एफिलिएट हो जाएंगे धीमे धीमे। आज की तारीख में लगभग 55 के करीब एफिलिएट हो चुके हैं उससे। तो ये तो उत्तर प्रदेश में अभिनव प्रयोग है मंत्री जी। इससे पहले तो मुझे लगता है इस तरह का कोई चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का मसला तो था नहीं। हाँ नहीं, निश्चित तौर पे एक तरीके की जब वो पूरी फुल फ्लेज काम करना शुरू कर देगी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, तो निश्चित तौर पे उससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। अभी हम लोग जैसे एक ऑल ओवर इंडिया की तरह से अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रहे हैं, वो सारे एग्ज़ाम वो यूनिवर्सिटी कराएगी। सब एक हमारा उत्तर प्रदेश का एक अलग सिस्टम हो जाएगा। नहीं, ये समझाइए, क्योंकि अभी तो सारे एग्जाम जो हैं वो नीट के जरिए होते हैं, नीट से ही हमारे यहाँ छात्र आते हैं। तो क्या ये नीट के अलहदा ये व्यवस्था सरकार करने जा रही है?
आप थोड़ा समय दे दें, अभी मुझे लगता है कि 15-20 दिन का समय और दे दीजिए, अभी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। ये 16 जो मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर बन रहे हैं, इन पर क्या नहीं, बाहर अभी के बन लोग नहीं रहे, अभी बनना शुरू नहीं हुए। ये 16 जनपद जो है वो आच्छादित नहीं है, अभी मेडिकल कॉलेज वहाँ पे नहीं है। तो इन 16 पे राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लोग पीपीपी मॉडल पे ही यहाँ पे मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे। कुछ लोगों से हम लोग के जो प्राइवेट पार्टीज हैं उनसे बातचीत चल रही है, जैसे जैसे जहाँ पे आ रहा है, तो इरादा हम लोग का 75 जिलों में चलाने का है। हमारा एक मूल सवाल ये है कि मान लीजिए अगर कोई व्यापारी पीपीपी मॉडल पर कोई प्राइवेट पार्टनर आएगा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनर आएगा, प्राइवेट पार्टनर आएगा और वो पैसे लगाएगा मेडिकल कॉलेज में, तो जाहिर सी बात है वो चैरिटी करने तो नहीं आ रहा होगा, सरकार के साथ भी आ रहा होगा तो चैरिटी नहीं करेगा। तो क्या जो इलाज की कास्ट, क्या सरकारी दर पर लोगों को वहाँ इलाज मिलेगा, क्या स्थितियाँ होंगी? क्योंकि इलाज, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, ये अहम मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़कर जीते भी हैं, दूसरे लोग भी इन्हीं मुद्दों की बात करते हैं। तो क्या आम आदमी को जो पीपीपी मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज हैं उनमें कुछ ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे या किस तरीके का कॉन्सेप्ट है पीपीपी का, अगर कोई जानकारी दे सकें? क्योंकि मैं बहुत इसमें बहुत ज़्यादा बल नहीं दूंगा क्योंकि अभी सारी चीज़ें बहुत पाइपलाइन में हैं। हाँ, ये देखिए, ये तो बातचीत के जरिए सब हो पाएगा। और मेडिकल कॉलेज जो उसका इरादा, जो भी प्राइवेट आदमी आएगा, मूल उसका जो होगा वो मेडिकल कॉलेज का रहेगा और उसके साथ जो हॉस्पिटल अटैच रहेंगे वो सरकार के भी हॉस्पिटल अटैच रहेंगे। तो ये तो बातचीत के जरिए अभी कितना उस पर हो पाएगा, लेकिन ये सरकार का पूरा रहेगा कि जो हमारी गरीब जनता हो उनका वहाँ पे इलाज ठीक ठाक ढंग से हो और कम से कम रुपए में हो। मंत्री जी, मेडिकल कॉलेजों में अभी आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, वो लगातार केजीएमयू में जाते हैं, अगले दिन वहाँ स्ट्रेचर नहीं मिलता, हल्ला मचता है। वो जिस अस्पताल में जाते हैं 1-2 दिन बाद वहाँ कोई ना कोई समस्या आती है। ऐसा नहीं कि कोई मंत्री जी समस्या लेकर चले जाते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, मैं सवाल कंप्लीट कर लूं, क्या उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों की दशा बहुत खराब है क्या? क्योंकि ये आप 5 साल आप भी राज कर चुके हैं, 5 साल आप लोग सेवा कहते हैं उसे, तो 5 साल भी आप भी सेवा जनता की कर चुके हैं। अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि अखिलेश यादव सब चौपट करके चले गए। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेचर हो या व्हीलचेयर ना हो, लगभग हर जगह पे है। अब कभी कभी होता है कि कोई जाता है, उस समय कोई मरीज व्हीलचेयर लेके गया है। अब किसी भी मेडिकल कॉलेज में हजारों की संख्या में व्हीलचेयर तो रखी नहीं जा सकती, हर जगह का एक सीमित वो है। अब कहीं कहीं ये बात सही है कि व्हीलचेयर अगर आएगी तो कितने दिन चलेगी, कुछ दिन टूटेगी भी, तो जो भी सामान आता है कुछ ना कुछ तो उसका टूट फूट होता ही रहता है। अब समय समय पे उसका बदलाव, ये सब सवाल मंत्री जी व्हील चेयर का ही नहीं है, सवाल व्हील चेयर का नहीं, कहीं एम्बुलेंस नहीं मिल रही, कहीं दवा नहीं मिल रही, कहीं इलाज नहीं मिल रहा है, कहीं टेस्ट नहीं हो रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं। तो इसको लेकर भी क्या आपकी सरकार कुछ सोच रही है कि भाई आम आदमी को, मान लीजिए किसी का ऑपरेशन कराना है तो बहुत लंबी लंबी जो तिथियां मिलती हैं जैसे, और सारा लोड लखनऊ आता है। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आप देखिए कि आसपास के 20-25 जनपदों का लोड लखनऊ ही चला जाता है। तो क्या उन जनपदों के मेडिकल कॉलेज पूरी शक्ति के साथ काम नहीं कर रहे हैं? सारे लोग लखनऊ की तरफ क्यों भाग रहे हैं? ये बात मुख्यमंत्री ने कही थी कोरोना के दौरान, या मुख्यमंत्री ने अफसरों को फटकारते हुए कहा था कि भाई आप लोग लखनऊ में जो लोड आ रहा है अन्य जिलों का, आसपास का, वो इसीलिए आपको हम एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, फिर भी जो उनका इलाज नहीं हो पा रहा जो लखनऊ आ रहे हैं। उस दौर में कहा था। इस सवाल को थोड़ा उलट देते हैं हम और इस नज़रिए से सोचते हैं कि थाना चौकी छोड़कर लोग अगर सीधे मुख्यमंत्री के जनता दरबार जाने लगें तो इसका मतलब ये है कि थाना चौकी, तहसील, डीएम, कलेक्टर, एसपी, इनके यहाँ काम नहीं हो रहा। वैसा ही कुछ मेडिकल कॉलेजों में दिखता कि हर आदमी लखनऊ जा रहा है, उसको केजीएमयू चाहिए या जो लखनऊ के अस्पताल हैं उनमें वो ट्रस्ट कर रहा है। तो क्या क्वालिटी चिकित्सा की बात हो नहीं पा रही मंत्री जी? मैं आपका प्रश्न मैं समझ गया हूँ। मैं आपको इसमें थोड़ा स्पष्ट कर दूं। देखिए, 3-4 बीमारियां ऐसी हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, कैंसर का जो मरीज है,
और जो न्यूरो के जो गंभीर मरीज हैं, ये 3-4 तरह की बीमारियां ऐसी हैं जो आप हर मेडिकल कॉलेज में अभी स्थापित नहीं कर पाए हैं। वो ये सारे के सारे जो है बड़े शहरों में, चाहे लखनऊ कह लें, चाहे कानपुर कह लें, बनारस कह लें, मेरठ कह लें, इस तरह के शहरों में तो हैं। अब आप किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था हर मेडिकल कॉलेज में नहीं कर पाएंगे, वो अभी संभव भी नहीं है। तो अब हम लोगों ने ये तय किया कि लखनऊ में जैसे RML है, PGI है, आपका KGMC है और कैंसर इंस्टीट्यूट है, इन चारों की क्षमता अगले 6 महीने में हम लोग दुगनी करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी PGI में जो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, वो लगभग 9 से 10 ट्रांसप्लांट पर हफ्ते हो रहे हैं। इसको हम लोग अगले 6 महीने में 20 के ऊपर ले जाएंगे पर हफ्ते, और उसके बाद हम लोग का ये इरादा है कि पर डे, अगले 6 महीने में हम लोग पर डे 2 ट्रांसप्लांट किडनी के कम से कम हम लोग PGI में करें, 2 ट्रांसप्लांट हम लोग रोज RML राम मनोहर लोहिया अस्पताल में करें। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, उन सब में हम लोग क्षमता बढ़ाने का कार्य अगले 6 महीनों में ही हम लोग ने बीड़ा उठा, तो 6 महीने में आपको ये परिलक्षित होने लगेगा। ठीक बात है, हम उनकी अपेक्षा भी नहीं करते कि भाई तमाम जो सीरियस जैसे न्यूरो सर्जरी है या किडनी ट्रांसप्लांट है, तो ये ऐसे सारे मरीज नहीं आते। हम जर्नल जो आप देख लीजिए, अगर कहीं पेट के मरीज हैं, कहीं अन्य तरीके के मरीज हैं, उनकी संख्या बहुत लखनऊ में जाती है। तो हमारा सवाल इसी के मुतल्लिक था। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगले 6 महीने में हम किडनी ट्रांसप्लांट रोज 2 करेंगे। इससे मुझे लगता है बहुत लोगों का कल्याण होगा। मंत्री जी, रोज 2 केवल एक अस्पताल की बात मैं कर रहा हूँ। RML में 2 करेंगे, KGMC में 2 करेंगे और आपका SGPGI में 2 करेंगे रोज। तो इस तरीके से 6 हो जाएंगे, लखनऊ में रोज 6 हो जाएंगे। अच्छा, ये जो आपने कहा कि पेट का मरीज भी आ जा रहा है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक ये मेंटालिटी बन गई है कि अगर हमारा पेट भी थोड़ा कुछ भी होता है तो सबसे बड़के के पास जाओ। ये एक मेंटालिटी हम लोग के यहाँ हिंदुस्तान में हम लोग के यहाँ बन गई है। इसका कोई इलाज है नहीं मेरी समझ से। नहीं, इलाज तो मंत्री जी करना पड़ेगा। इलाज जैसे आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, इलाज तो आप ही को करना पड़ेगा। नहीं, करना पड़ेगा। मैं मेंटालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा जिस बीमारी का इलाज जिस बीमारी का इलाज देवरिया में हो सकता है, तो वो चाहता है कि हम लखनऊ ही आके दिखाएं। मंत्री जी इतनी सुविधाएं वहां ठीक कर दीजिए, इतनी सुविधाएं ठीक कर दीजिए, बिल्कुल आदमी नहीं जाएगा। ये मानिए जनता, ये जनता है ना, यही तो आपको वोट देकर अपने सिर पर बैठाती है। देवरिया का आदमी धक्के खाते हुए 20 जगह टोल टैक्स देते हुए गाड़ी करते हुए लखनऊ क्यों आएगा अगर वहां व्यवस्था हो जाएगी? तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेजों में स्थितियां अभी उस स्तर की नहीं बन पा रही। अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप करें। दूसरा विभाग भी इसी से कनेक्टेड है। चिकित्सा शिक्षा में जो मेडिकल कॉलेज हैं, ये बड़ा अच्छा काम किया है इस बार योगी जी ने, कि अब ये कह नहीं सकते कि भाई अब PSC वाला सहयोग नहीं कर रहा, CSC वाला सहयोग नहीं कर रहा, मेडिकल कॉलेज वाला सहयोग नहीं कर रहा। दोनों विभागों के मंत्रियों को दोनों विभाग हो गए कुल मिला के, जहां तक हम समझ पा रहे हैं। तो अब अभी जौनपुर में आपके कैबिनेट मंत्री जी परसों गए और पता चला कि वहां 2 चिकित्सा अधीक्षक 2-3 सालों से आ ही नहीं रहे थे, और ऐसी बड़ी तादाद होगी उत्तर प्रदेश में जो PSC CSC या जिला अस्पतालों से लोग गायब हैं, करोड़ों रुपए तनख्वाह जा रही है और आम आदमी को इलाज नहीं मिल रहा। मंत्री जी, ये थोड़ा सा मैं इसमें आपके संशोधन कर दूं, ये काफ़ी कुछ सही भी है कि कई जगहों से कई डॉक्टर्स गायब हैं, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। मैंने इसको अभी कल ही पता किया था, और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से, जहाँ कई डॉक्टर्स आपने सही कहा कि 2-2 साल से गायब हैं, लेकिन उन सबको ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि वो जब से गायब है किसी को एक भी तनख्वाह नहीं दी जाएगी। और बिल्कुल स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कल भी, आज भी दिए, परसों भी दिए थे कि ऐसे सबको चिन्हित करके बर्खास्त कर दिया जाए। नहीं, ठीक बात है।
ये तो बहुत अच्छी बात कि आपने सरकार का पैसा बचा लिया, लेकिन 2 साल से नहीं। आप कल्पना कीजिए अगर आपके तिलोई की या अमेठी की किसी पीएससी सीएससी में डॉक्टर 2 साल से आ ही ना रहा हो, और फिर वो आदमी अगर कर्ज लेकर ब्याज पर पैसा लेकर लाद फांद कर कोई जीप वीप करके अगर लखनऊ आ जाता है वो और अपना इलाज कराता है, तो फिर जो आप कह रहे थे ना कि मेंटलिटी लोगों की, तो फिर कहाँ इसमें तो फिर मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में डॉक्टर गायब हैं। ठीक है, आपने पैसा बचा लिया, अच्छी बात है। कुल मिला के पीएससी सीएससी में डॉक्टर उपलब्ध रहें। वहाँ क्या होता है कि जब आदमी रात में मरीज पहुँचता है, शाम को, रात क्या मतलब सांझ में ही हालत रहती है। आप तो खुद देखते होंगे, आप जमीन से जुड़े आदमी हैं, राज परिवार से भले ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई राजशाही जैसा आपका व्यवहार तो आपकी जनता की तरफ से कोई आता नहीं। हालांकि आप तिलोई राजघराने से आते हैं और राजघराने के इकलौते वारिस हैं, लेकिन आपके पिताजी 69 में, 74 में, 77 में भारतीय जनसंघ के टिकट पर 69 में चुनाव लड़े थे, 74 और 77 में कांग्रेस पार्टी से उनका जुड़ाव था। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत राजघराना होते हुए बड़े जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। आप खुद ही जानते होंगे कि भाई मंत्री रहकर क्या बोलना वो बात अलग है, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां क्या हैं आप एक इंसान के रूप में समझ सकते होंगे। पीएससी सीएससी को लेकर क्या योजना आपके मंत्रालय की है, और व्यक्तिगत रूप से आप किस तरीके का जो मॉड्यूल है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, चिकित्सा का मॉडल, इलाज का मॉडल, हर आदमी को नहीं तो कम से कम 70-80% जो जरूरतमंद है उनको दवाई मिल जाए। देखिए, सरकार के भी सीमित साधन होते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी सीएससी और पीएचसी हैं, जितने डॉक्टर हमारे पास उपलब्ध हैं आज की तारीख में, मैं ये मानता हूँ कि वो जो क्षमता होनी चाहिए वो नहीं है। उसका कारण ये है कि जो हमारा सैलरी का स्लैब है उसमें कोई डॉक्टर मिलता नहीं है जी। अब जो मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं, उन मेडिकल कॉलेज से जो डॉक्टर निकलेंगे उनका ये बना लिया गया कि 2 साल उनको सरकारी सेवा देनी पड़ेगी। अब ये मान के चलिए लगभग हर साल करीब 7-7.5 हज़ार डॉक्टर्स हमको मिलते रहेंगे और वो एक चेन बन जाएगा। हर साल आपको कि उत्तर प्रदेश से, मंत्री जी मैं आपको जस्ट बीच में रोक रहा हूं, ये हर साल 7-7.5 हज़ार डॉक्टर आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश से गांव में तैनात करने के लिए, गांव में तैनात करने के लिए जी। जो एमबीबीएस डॉक्टर जो निकलेंगे जी, इन हर जनपद के जो मेडिकल कॉलेजेस से जी, उनके लिए ये रहेगा कि वो 2 साल उनको अपनी सेवा राज्य सरकार को देनी पड़ेगी, अनिवार्य सेवा देनी होगी। तो जब ये डॉक्टर्स निकलेंगे तो 2 साल अनिवार्य सेवा देनी होगी, माने तनख्वाह के साथ, ये नहीं कि फ्री है। अरे नहीं, मुफ्त में तो काम नहीं कराएंगे ना आप। तो एक काम नहीं कराएंगे, तो ये एक अनवरत वो बन जाएगी, एक चेन बन जाएगी जी। तो 7.5 हज़ार डॉक्टर हमको हर साल लगभग, इससे ज्यादा भी होंगे क्योंकि अब धीमे धीमे सीटें भी बढ़ेंगी, लेकिन शुरुआती दौर में आज से 3 साल बाद से ये शुरू हो जाएगा जी, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज चले तो ये जो एक डॉक्टरों की कमी की जो है, ये लगभग आप ये मान के चलिए कि आने वाले 3 सालों में लगभग खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत बहुत अच्छी सूचना है। तो क्या इसके लिए कोई आप बॉन्ड भरवा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको आवश्यक है कि आप उनकी जब एडमिशन के साथ ही ये जो शर्त रख रहे हैं कि भाई आपको गांव में रहना, हालांकि पहले भी ये हो रहा था कि इंटर्नशिप के बाद गांव में रहें, लेकिन रहते नहीं थे लोग। हाँ, नहीं, ये रहना पड़ेगा इनको, ये उसके पहले उनको एडमिशन के समय ही ये शर्त, इसी शर्त पे ही वो है ही है। अच्छा। भाई आप सरकारी उसमें पढ़ेंगे, कम पैसा आप देके आप डॉक्टर बनेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको सरकार को वापस करना पड़ेगा। हाँ, तो मुझे लगता है, और सरकार को क्या, वो प्रदेश को वापस कर रहे हैं, जनता का। जी कंटिन्यू करिए। जो मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ेंगे, सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, वो जनता का पैसे से बन रहा है, जनता के पैसे से, तो जनता को कुछ ना कुछ तो लौटाना पड़ेगा ही उनको। मंत्री जी, जिला अस्पतालों में कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है, लगभग सब लोग अपना। जी मंत्री जी, जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा आप लोगों ने दी थी। योगी जी ने बार बार कहा, मतलब बहुत सारे मंचों पे हमने सुना, पाठक जी भी बीच बीच में कहते हैं, डायलिसिस हो रहा है क्या? मैं सवाल कर रहा हूं आपसे और प्रमाण समेत मैं आपके पास भेजूंगा। ये सही है। जैसे
हाँ, मैं जैसे आपको एक बात बताऊं, मैं कल गया था कन्नौज, जी। योग दिवस था, योग दिवस पे कन्नौज गया था। जी। वहाँ पे हमारे तीन यूनिट काम कर रहे हैं। अब 3 यूनिट का मतलब हो गया कि 3 मशीन है, तो 6 लगभग रोज होते हैं। अब मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। आजकल ये एक देखा जा रहा है कि किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जी। ये सब हम लोग के खान पान से संबंधित है, इसी वजह से। जी। तो अब धीमे धीमे हर जगहों पे बढ़ाया जा रहा है इसको, कि डायलिसिस के लिए उनको लखनऊ ना भागना पड़े, वहीं पे डायलिसिस मिल जाए। और लगभग अब हमारे यहाँ मेरे ख्याल से अभी कुछ जनपद हैं जहाँ पे अभी नहीं शुरू हुआ है, वरना हर जनपद में हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं और धीमे धीमे संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। मंत्री जी, आपके स्तर पर जो जिला अस्पताल हैं या जो पीएससी सीएससी हैं, वो मॉनिटरिंग की कोई सुविधा कोई व्यवस्था डेवलप की है ताकि पता चले कि भाई फला जनपद में अब डायलिसिस बंद हो गया है, अब वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन बंद हो गई है? कानपुर के उर्सला अस्पताल में, लखनऊ के कई आसपास के जो चिकित्सालय हैं, कहीं जांचों की सुविधा नहीं है, कहीं मशीन बंद रहती है। आगरा मेरठ से भी इस तरह की खबरें आती हैं बीच बीच में। इस तरह कोई मॉनिटरिंग सिस्टम आपने डेवलप किया है? हालांकि बहुत दिन नहीं हुए आपके पास विभाग आए हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैं पिछले जब से सरकार बनी है लगभग 15-16 जिला में जा चुका हूँ, और जहाँ जहाँ जाते हैं हम लोग जिला अस्पताल पे ये सारी चीज़ चेक भी करते हैं। और अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ी होती, देखिए मशीनें हैं, मशीन सब कुछ ना कुछ तो इधर उधर वेयर एंड टेयर होता रहता है, और जहाँ से भी सूचना मिलेगी कार्रवाई हम लोग उसको ठीक कराने के लिए करेंगे। उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक चिकित्सा लोगों को मिले, पीएससी और सीएससी, कुछ और नई पीएससी सीएससी का निर्माण की योजना है क्या? वहाँ आप मानते हैं कि डॉक्टरों और सुविधा, जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी कमी है, अभी जो आपके पास उपलब्ध साधन हैं उनमें भी कोई बेहतर कार्य योजना आपके विभाग ने तय की है? देखिए, विभाग में अभी जो सीएससी बनाने का प्राविधान है वो 1 लाख की आबादी का है जी। अब ये 1 लाख की आबादी 2011 की जनगणना के आधार पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं जी। अब जल्दी ही मेरे ख्याल से जनगणना का काम फिर से शुरू होने वाला है। अब जो नई जनगणना आएगी तो उसमें निश्चित तौर पे पिछले 10-12 सालों में जनसंख्या बढ़ी ही है, तो अब उसके आधार पर फिर तय किया जाएगा कि कितने और बढ़ने हैं। ठीक बात है। ये तो विभाग की बात हुई। मंत्री जी, एक सवाल थोड़ा विभाग से इतर है जी। बहुत वरिष्ठ विधायक हैं आप, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती लोगों में बहुत कम, अब मुझे लगता है उनकी संख्या 20-30% बची होगी भारतीय जनता पार्टी में इस समय, अगर सरकार या पूरे विधायकों में देखा जाए तो। आपके साथ जो विधायक बने होंगे उनमें शायद ही मुझे लगता है 2-4-10 लोग आपको नजर आते हो, नहीं है, लगातार आप हैं। इतने वरिष्ठ मंत्री होने के बाद ये विशेषाधिकार का सवाल है, आपको लगे तो आप जवाब दीजिएगा, ना लगे बिल्कुल मत दीजिएगा। लेकिन एक उस समय खबर आई कि भाई मैंकेश्वर, पूछने के पहले ही समझ गया। चलिए, मुझे सवाल करने दीजिए, फिर आप निर्णय लीजिएगा उस पर, कि मैंकेश्वर शरण सिंह बहुत वरिष्ठ विधायक हैं और वो राज्य मंत्री हैं, और कहा जा रहा था कि वो लगातार नाराज भी हैं। आपने मुझे लगता है विभाग में भी काम भी लेट शुरू किया है, और अभी भी जिस तरह आपके कैबिनेट मंत्री जाते हैं और तमाम उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं, बीच में कहीं वो पर्चा की लाइन में लगे होते हैं, कभी इस तरह लगे होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी नाराजगी कायम है? और कहीं आप ओवर साइडो तो नहीं हो रहे हैं, दबाव महसूस कर रहे हो ब्रजेश पाठक के कद और पद की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। सब एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है पूरे मंत्रिमंडल का, और उसके तहत सब अपना अपना काम करते हैं, और कोई काम दुनिया में ना छोटा है ना कोई काम बड़ा है। नहीं, ये तो मलाल होगा ना कि भाई आप राज्य मंत्री हैं, आप कई ऐसे आपके पड़ोस के जिले के एमएलसी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, पहली बार मंत्री बन गए, मुझे लगता है विधायक भी आज तक वो पब्लिक से जीत के शायद ही बन पाए हो। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, पूरे मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोग हैं। खैर, ये अलग सवाल है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये बात आई या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। अब आपको मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8वीं बार के हैं लेकिन कुछ नहीं है पार्टी में ही। हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी को ही ले लीजिए आप, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी 8 बार के विधायक हैं। 5 साल तो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके। कुछ नहीं काम, हाँ, लेकिन काम देखिए, ये सब
कोई काम छोटा नहीं है और सब अपने अपने जगह पे काम करते हैं, बस सेवा करना है और बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। और ये बिल्कुल भी गलत है। आप पता नहीं कहाँ से आपको सूचना मिली कि कोई नाराजगी है, नाराजगी का कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, चलिए मान लेते हैं, तो क्या अब मयंकेश्वर शरण सिंह नजर आएंगे तमाम जगह व्यवस्थाओं को चेक करते हुए, छापे मारते हुए, तमाम CSC PSC जिला अस्पतालों की व्यवस्था देखते हुए नजर आएंगे? आप देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हर आदमी का काम करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। सब अपने अपने स्तर से काम करते हैं, अपने अपने सोच के हिसाब से, अपने अपने उसके, किसी का काम करने का तरीका कुछ है, किसी का काम करने का तरीका दूसरा है, और तो अपने अपने तरीके से सब काम करते हैं। हर आदमी एक ही तरीके से तो काम कर नहीं सकता है। ये तो अगर हमको झाड़ू लगाना है तो मान लीजिए हमको इस दरवाजे से लगाना है, कोई दूसरा लगाता है इस दरवाजे से लगाता है। तो आप कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप सुर्खियों से दूर रहकर काम करना चाहते हैं? सुर्खियां आपको पसंद नहीं? नहीं, सुर्खियां पसंद नापसंद की बात नहीं है। आप लोगों से डर बहुत लगता है। नहीं, डर जैसी बात तो नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में। आप माननीय मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, लेकिन नहीं, अब तो जो सुर्खियां लोग बनवाते हैं सिंह साहब, उसमें हम लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी टीम खुद लेकर चलते हैं और सुर्खियां बनवा के सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। अब राजनीति दरअसल चोला बदल चुकी है। अब असल में अब दिखाओ की राजनीति ज्यादा है। काम चाहे थोड़ा कम करो, लेकिन तत्काल ट्वीट हो जाना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पर हूँ। उसको यूट्यूब में पढ़ जाना चाहिए, सोशल मीडिया पढ़ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि पार्टियां भी अब ये देखने लगी कितने फॉलोअर हैं, कितने बार आपका ट्वीट रिट्वीट हुआ है। अब इन पर भी मुझे लगता है मूल्यांकन होता है। अब पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा ट्विटर पे हूँ भी नहीं, और सोशल मीडिया पर भी आप कम ही रहते हैं, मुझे लगता है। बहुत कम करता हूँ, थोड़ा सोशल मीडिया पे भी लगभग ना के बराबर। जी जी, चलिए, आपका अपना काम करने का तरीका है। एक अंतिम सवाल है, इस साक्षात्कार का अंतिम सवाल, कि हम देख रहे हैं कि भाई पिताजी जनसंघ, फिर कांग्रेस, आप बीच में समाजवादी पार्टी में भी गए, ये बीच बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा, तो क्या वास्तव में विचारधारा बदलती है अगर आप कहीं ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसी नेता के लिए? ये आप पर केंद्रित सवाल नहीं है। ये क्या मुश्किल नहीं होता है कि एक विचारधारा से आप दूसरी विचारधारा की पार्टी में जाएं और फिर वापस आ जाएं? अब अगर व्यक्तिगत मैं अपनी बात बताऊं तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन विचारधारा बदली नहीं। क्योंकि एक बार जब आपका माइंडसेट बन जाता है जी, तो मुझे नहीं लगता कि एक माइंडसेट कैसे लोग बदल जाता है, वो हमसे नहीं हो पाता। तो नाराजगी में चले गए थे आप? गए वहां पे, ये बात सही है आपकी, लेकिन वो कह सकते हैं, लेकिन माइंडसेट बिल्कुल बदला नहीं था वहां पे रहने के बाद भी जी। तो वो अब इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है माइंडसेट? हमारे ख्याल से अब मरने के बाद ही बदलेगा, ऐसे तो नहीं बदलेगा। बहुत, ईश्वर आपको बहुत दीर्घायु करे और बहुत अच्छे से आप अपने विभाग का काम करें, और सुर्खियों में भले ना रहें, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम से कम दिखते भी रहें लोगों को। काम तो आप बहुत करते हैं। बहुत बधाई, बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज को समय देने के लिए। तो चिकित्सा शिक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य और संसदीय कार्य मंत्री कुंवर मयंकेश्वर शरण सिंह से आपको हम मिलवा रहे थे। बहुत सारी बातें मंत्री जी ने कही। सुर्खियों से दूर रहते हैं, ये ऐसे मंत्री हैं, ये वीडियो नहीं बनवा के डालते हैं, लेकिन काम करते हैं। ये खुद कह रहे हैं कि भाई अपना अपना अंदाज है काम करने का। फिलहाल खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।